हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। सोशियोलॉजी का मैंने सीरीज शुरू किया था आप लोगों के साथ और उसमें क्लास 11th के दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट कराए थे और फिर मैंने ये क्लास 12th स्टार्ट किया था और जिसका एक ही चैप्टर कराया था मैंने, उसके बाद छोड़ दिया था। बीच में थोड़ी सी व्यस्तता इधर उधर ज़्यादा हो गई थी तो ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अब इस सीरीज को मैं कंप्लीट कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो उसी में आज हम लोग इस बुक को चैप्टर 1-2 उसमें मैंने कराया था। 1 में कुछ खास नहीं था, 2 से शुरू किया था मैंने और आज मैं आप लोगों का चैप्टर 3 करा रही हूँ। तो अनअकैडमी पर तो ये सीरीज कब का कंप्लीट हो चुका है, पूरा एनसीईआरटी कोर्स अनअकैडमी पर कंप्लीट हो चुका है। तो आप भी यहाँ पर आते हैं तो सब कुछ आपको मिलेगा। अगर अनअकैडमी पर आते हैं आप तो डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। और आपको बस करना क्या है, तो सिर्फ आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करना है आपको और इस ऐप पर ही आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे और इस ऐप पर ही आपको सभी क्लासेस देखनी है। तो बहुत सारे टॉप के एडुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और ये यहाँ पर 16,000 के लगभग कोर्सेज हैं यहाँ पर और ये सब यूपीएससी से रिलेटेड। मैं आपको जब भी जो कोर्स देखना हो, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, मतलब आप एक सब्जेक्ट के मोस्ट ऑफ चैप्टर्स एक दिन में आप कवर कर सकते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि क्लास कब लगेगी नेक्स्ट, फिर कब मैं कवर करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लीट कोर्सेज हैं यहाँ पर, तो यही आपको बेनिफिट मिलता है। साथ में ये गेमिफाइड गेम का जो शुरू किया अनअकैडमी ने, तो आपको ये पता है कि यहाँ पर ये है एक तरह से गेम है, तो ये गेम, लेकिन ये आपको नॉलेज भी देता है। तो ये क्विज है आपका, बिल्कुल जिस तरह से प्रीलिम्स का आप एग्जाम देते हो ठीक उसी तरह ये आपका एक क्विज है और ये ऑल्टरनेट संडे होता है। तो 45 मिनट में 60 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो तो प्राइज है, टॉप 150 तक जो आते हैं उनको प्राइज देती है अनअकैडमी। तो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो लेवल होता है बिल्कुल यूपीएससी का। तो आप यहाँ पर आप इनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वहां पर जाकर आपको इनरोल करना है ये, और एनरोल कर लेंगे तो आप इस टेस्ट को दे पाएंगे, इस क्विज को दे पाएंगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट हो गई है, कितना % आपकी तैयारी है। और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये क्विज होता है। आपको एग्जाम भी इसी लेवल पे देना है, यानी आपका पूरे इंडिया लेवल पर आपका कंपटीशन होता है ना। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत हो गई है, कितना % बाकी है, कितना % हो गया है। इससे आपको ये भी पता चलेगा और प्राइस तो आपको मिलेगा ही। बाकी जो 2021 के लिए 27 जून को आपका प्रीलिम्स है, बहुत सारे बैच कोर्सेज शुरू हुए हैं अनअकैडमी पर। तो ये 2 है जो 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है, ये 2 बैच। तो बहुत सारे बैच कोर्सेज शुरू हुए हैं, ये तो है ही। इसके अलावा आप देखिए 2021 के लिए, 2022 के लिए, 2023 के लिए, यानी 2021, 22, 23 के लिए ये बैचेज शुरू हो गई हैं। और ये इंग्लिश मीडियम से भी है और ये हिंदी मीडियम से भी है। और जो पीछे वाला आपने देखा वो बायलिंगुअल है, वो बैच बायलिंगुअल है। और आइकॉनिक प्राइस जो है वो हमारा जल्दी ही हाइक होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो आप लोगों में से जो भी आइकॉनिक लेना चाहता है वो ले ले, ठीक है, वो ले ले, क्योंकि फिर इसमें भी फिर प्राइस हाइक होने वाला है। जैसा कि जानते हैं क्या, ये आप लोगों का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जिसमें आप अपने एक पर्सनल कोच के साथ तैयारी करते हो। तो रिंकू लाइव कोड है मेरा, रिंकू लाइव कोड के साथ आप अनअकैडमी पर आते हैं
तो आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और साथ में आपको मेरा कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। तो 44,500 में 1 ईयर का है, 64,800 में आपका 2 ईयर का है, और 81,000 में आपका 3 ईयर का है। सिर्फ जीएस का सब्सक्रिप्शन में बता रही हूँ आपको, और ये प्लस का है। अभी मैं आपको कॉम्बो भी बताऊंगी। और ये जो है आपका 62,550 रुपये में है 1 साल का, 96,300 में है 2 साल का, 1,26,900 में है आपका 3 साल का, अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन सिर्फ जीएस का लेते हो। पर अनअकैडमी बहुत सारे कॉम्बो प्राइजेस लेकर आ गया है, जिसमें जीएस प्लस ऑप्शनल आप लेते हो तो आपको 14% तक का छूट मिलेगा। 14% आपको 9 मतलब एक्स्ट्रा 9% आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक्स्ट्रा 9% आपको डिस्काउंट मिलेगा 1 ईयर पर, और आपको पूरा का पूरा 14% आपको मिलेगा 2 ईयर पर, और 21% आपको मिल जाएगा 3 ईयर पे। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बो, जो ये है हमारा सब्सक्रिप्शन का प्राइस 24,750, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो बता रही थी कि वो कॉम्बो पैक्स आप अपने ऐप पर देख लीजिएगा। अनअकैडमी ने बहुत सारे ऐसे कॉम्बो पैक्स लेकर आई है, जिसमें जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों ही आपका होगा। तो आपका जो थर्ड चैप्टर है आपका सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। हिंदी में उसको कहेंगे कि सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो अभी तक तो आप लोगों को ये क्लियर होगा कि सामाजिक संस्थाएं कहते किसको हैं, या ज़्यादा दिन हो गया तो आप भूल गए हैं। तो सामाजिक संस्थाएं जो हमारे यहाँ पर जाति भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो जाति, धर्म, परिवार, मैरिज, विवाह, ये सब सामाजिक संस्थाएं हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसमें जो है उन्हीं के बारे में एक आप पढ़ेंगे कि क्या निरंतरता रही, क्या चेंजेस आए। तो इस क्लास में एक्सक्लूसिवली आप जाति व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है आपके, जो आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 है एक्चुअली, ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 मैंने करा दिया था, जो डेमोग्राफिक संरचना में जो परिवर्तन था। तो डेमोग्राफिक संरचना में जो परिवर्तन है वो मैंने करा दिया है, वो चैप्टर 2 था। और ये है चैप्टर 3, जाति में जो है परिवर्तन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, उम्मीद है आप लोगों को विजिबल होगा बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लाइट लग रहा है ये। एक्चुअली ये पीपीटी का कलर ही है ऐसा, तो इसलिए लग रहा है। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी, यस। तो इधर से थोड़ा सा डार्क फॉन्ट हो गया, थोड़ा मेरा डार्क लग रहा होगा आपको, बट फॉन्ट थोड़ा डार्क हो गया। ठीक है, ठीक है, फॉन्ट दिख रहा है। थोड़ा सा इधर डार्क लग रहा है आपको, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। इसी को फाइनल करती हूँ मैं।
ठीक है, करते हैं ये। हाँ, तो जाति व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अतीत में, कास्ट इन द पास्ट, मतलब अतीत में जाति कैसा था, ऐसे यहां से आपका ये शुरू हुआ है। तो ये एक बेसिक चीज है कि कास्ट, मतलब कास्ट शब्द कहां से आया, कास्ट शब्द कहां से आया। तो ये पुर्तगाली मूल का शब्द है ये कास्ट। जो कास्ट शब्द है वो पुर्तगाली मूल का है। एक सेकंड दीजिए। तो ये पुर्तगाली मूल का शब्द है ये, और ये इसकी उत्पत्ति हुई है कास्टा, कास्टा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस कास्टा का अर्थ क्या होता है, कास्टा का अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल, विशुद्ध नस्ल कास्टा का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जाति शब्द जो है, जाति शब्द को अंग्रेजी में हम कास्ट कहते हैं। और ये जाति शब्द जिसको अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं, कास्ट से ही ये जाति शब्द आया है। भारत में वर्ण व्यवस्था थी तो कास्ट से ही आया है ये कास्ट शब्द से ही। और इसका ये एक बेसिकली पुर्तगाली मूल का शब्द है और इसका मीनिंग होता है विशुद्ध नस्ल। यानी इसको आप कह सकते हैं कि जैसे प्योर रेस, ऐसे हम लोग अगर बात करें तो अब अंग्रेजी में ये जब कास्ट आया तो ये अंग्रेजी में जो कास्ट शब्द का इस्तेमाल होता है वो आता है उसका एक विस्तृत संस्थागत व्यवस्था से है। ये एक इंस्टीट्यूशनल ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से है ये पूरा, कि ये किस तरह से ये आपका ये चलता है पूरा। तो भारत में मतलब भारतीय भाषाओं में जैसे हम सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। तो भारतीय भाषाओं में जो है दो विभिन्न शब्द वर्ण और जाति के अर्थ में कास्ट का उपयोग किया जाता है। मतलब भारत में हमेशा क्या रहा, वर्णा व्यवस्था से जाति व्यवस्था शुरू हुई थी। तो ये भारत में इसका जो इस्तेमाल होता है तो वो वर्ण और जाति के अर्थ में कास्ट शब्द का इस्तेमाल होता है। और अंग्रेजी भाषा में ये एक संस्थागत व्यवस्था से है। तो अब तो हमने भी मान ही लिया है, क्योंकि ये सारा सोशियोलॉजी के जो टर्म्स होते हैं ये पूरा का पूरा आपका एक तरह से ज़्यादातर ऐसे टर्म्स हमने विदेशों से ही लिया है। मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था कि वहाँ पर मतलब सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप ही माना जाता है। तो बहुत सारे टर्म्स आपको यूरोपियन ही इसमें मिलेंगे, बहुत सारे। तो ये दो विभिन्न शब्द वर्ण और जाति के अर्थ में यहाँ पर ये जाति के शब्द का इस्तेमाल होने लगा। और अब यहाँ पर भी ये जाति अब एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर ही देखा जाता है, एक संस्थागत व्यवस्था से ही देखा जाता है। क्लियर है अब यहाँ तक? फिर वर्ण, जो वर्ण शब्द, भारत में जो वर्ण शब्द का इस्तेमाल होता था
तो भारत में जो वर्ण शब्द का इस्तेमाल होता है वो वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है रंग। तो इसमें जो है समाज में हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था हुई, तो आपको ये पिरामिड पता ही है कि इस तरह से तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 श्रेणियों में ये विभाजन ये किया गया। और सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और ये शूद्र। तो सबसे निचले पायदान पर ये शूद्र कहा गया। तो अब ये जो 4 श्रेणियों का जो विभाजन है उसी को भारत में वर्ण कहा जाता है, इसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। तो अब इस विभाजन में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल नहीं है, और वो महत्वपूर्ण भाग है जाति बहिष्कृत, जो जाति से जो बहिष्कृत है, यानी जो शूद्र के अलावा जो हमारे यहाँ पर जो अस्पृश्य जातियां हैं, तो अस्पृश्य जातियों का इसमें स्थान, अस्पृश्य जातियों को इसमें स्थान नहीं दिया गया है, इसमें विदेशियों को स्थान नहीं दिया गया है, इसमें दासों को स्थान नहीं दिया गया है, इसमें जो युद्धों में पराजित लोग, युद्ध में जो पराजित लोग हैं उन लोगों से जो है ये मतलब एक तरह से एक मिलकर बना है ये, ठीक है। तो इसमें जो है कभी कभी पंचम या 5वीं श्रेणी भी इनको कह दिया जाता है, पंचम या 5वीं श्रेणी भी इनको कह दिया जाता है। तो एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, बार बार थोड़ी सी एक डिस्टर्बेंस है, तो चलिए अच्छा पूरा करते हैं, फिर देखते हैं अगर फिर से डिस्टर्ब होता है तो ये भारत में आप जैसा कि जानते हैं कि असंख्य जातियां हैं, भारत में असंख्य जातियां हैं, और उसको ये सिर्फ 4 वर्ड में नहीं आप उसको कवर कर सकते, जातियों में कई उपजातियां पैदा हुई। यहां पर भी जब ये वर्ण व्यवस्था बना भी तो ऐसे बहुत सारे लोगों को बाहर रखा गया, कहां इनको स्थान दिया जाए तो फिर एक पंचम श्रेणी की कल्पना की जाने लग गई थी कि एक पंचम श्रेणी भी है। और अब जैसा कि जानते हैं कि ये पूरी तरह से ये एक अभी वर्ण व्यवस्था टूटा, पूरी तरह टूटा हुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब इस हमारे यहाँ पर अभी सिर्फ 4 जातियां नहीं हैं, इस वर्ण व्यवस्था में जो 4 जातियां थी उसे असंख्य जातियां पैदा हो चुकी हैं। तो ये बीच बीच में आपकी इस चैप्टर में थिंकर्स भी दिए गए हैं। ये देखो, ये अयंकली हैं, 1863 से 1914 तक इनका पीरियड रहा है। तो अयंकली का जन्म हुआ था केरल में, मैं बता रही थी। इन्होंने निम्न जातियों के लिए, दलितों के लिए इन लोगों ने प्रयास किया था, और इनको जैसे 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 हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था मजबूत होता चला गया, वैसे वैसे छुआछूत, अस्पृश्यता, इस तरह की भावनाएं भी लोगों में बढ़ती चली गई, इस तरह की भावनाएं भी लोगों में बढ़ती चली गई। तो अब हुआ ये कि जो स्कूल्स थे, स्कूल्स में जगह नहीं दी जा रही है, आपको सार्वजनिक कुएं को इस्तेमाल नहीं दिया जाने देता था, और मेरा मतलब है कि नहीं कर सकते थे ये इस जाति के लोग। तो ये ऐसे बहुत सारे भेदभाव इनके साथ हो रहे थे। तो इस भेदभाव की वजह से, ठीक है, इस भेदभाव की वजह से आप समझ लीजिए कि बहुत परेशानी हुई है, और इसकी वजह से बहुत सारे रिफॉर्मर्स, बहुत सारे ऐसे लोग आगे आए जिन्होंने इसके विरुद्ध काम किया लोगों ने। तो ऐसे ही लोगों को आपके उसमें दिया हुआ है साइड में, बीच बीच में, तो वही मैं भी बीच बीच में बात करूंगी। तो ये देखो, ये आप लोगों का जो जीएस पेपर 1 में आपको इंडियन सोसाइटी, जीएस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी में भी ये आप लोगों को काम आएगा। ये जैसे आप लोगों का ये जो देख रहे हैं, ये ज्योतिराव गोविंदराव फुले हैं, और ये 1827 से 1890 इनका पीरियड रहा, और इन्होंने छुआछूत के विरोध जो काम किया है, मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और निम्न जाति के लोगों के लिए, उनके मानवाधिकारों के लिए, उनके सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने जो है काम किया।
तो जाति की सबसे जो सामान्य निर्धारित विशेषताएं हैं, अब उसकी बात करते हैं हम। यस, तो जाति की सबसे सामान्य निर्धारित विशेषताएं मैं आप लोगों को बता रही हूं कि जाति की क्या क्या हमेशा से एक विशेषता देखी जाती है सामान्य तरीके से। तो जाति जन्म से निर्धारित होती है। भारत में जो जाति है वो जन्म से निर्धारित हो जाती है। ये वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था शुरू हुआ तो वैदिक काल में ये काम से निर्धारित हुआ था आपका। लेकिन अब फिलहाल जो जाति की सामान्य विशेषता है अब जाति जन्म से निर्धारित हो जाती है और ये उत्तर वैदिक काल के बाद से ही शुरू हो गया था, उसी दौरान ये शुरुआत हुई थी। और अब उसके बाद ये उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर ये टफ होता चला गया और ज़्यादा कठिन होता चला गया। और अब आप ये समझ लो कि ये जाति में अब जहां आप पैदा हुए आप उसी जाति के हैं। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम भी शामिल होते हैं। तो जाति सदस्यता में खाना,
और बांटने के बारे में भी नियम शामिल होते हैं। मतलब आप जैसे दूसरी जाति में अब विवाह नहीं करोगे, जैसे ही आपका जन्म से निर्धारित हो गया कि आप इस पर्टिकुलर जाति में हैं, तो यहाँ पर विवाह संबंधी कठोर नियम है कि आप अब उसी जाति में विवाह भी करोगे। आपके सहभोज में कौन कौन शामिल होगा और किसको किसको आप खाना बांटोगे, ये भी निर्धारित होता है। ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये जो जाति है, इसमें आपका एक श्रेणी और एक स्टेटस के अनुसार, मतलब आपकी इसमें क्या श्रेणी है, आपका समाज में क्या स्टेटस है। ठीक है, इस स्टेटस के हिसाब से कई जातियों की एक व्यवस्था शामिल होती है, बड़ी से लेकर के छोटी तक। मतलब आप ये समझ लो कि एक सीढ़ीदार व्यवस्था है ये। और जातियों में आपसी विभाजन भी है, क्योंकि एक जाति कई उपजातियों में बटी हुई है, कई उपजातियों में, और उपजातियों में भी उपजातियां शामिल होती हैं। तो इसको हम सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि जैसे कोई एक जाति है, तो उस जाति में जैसे आपको अगर मैं बोलूं वैश्य ही, एक वैश्य जाति है, तो इस वैश्य जाति में इसके कई विभाजन है, इसमें कई जो है सब डिविजन्स हैं इस वैश्य जाति में। और इसमें कई तरह के धीरे धीरे तो तेली, बनिया, साहू, ठीक है, और ये अलग अलग जातियां हो गई इसमें। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा गया। तो पारंपरिक तौर पर जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती थी, जैसा कि मैंने बताया, और ये व्यवसाय जो थे ये वंशानुगत थे। ये कैसे कठिन होती चली गई कि मतलब जातियां व्यवसाय से जुड़ी हुई थी कि भाई जो वैश्य है वो व्यापार करेगा और जो क्षत्रिय है वो शासन का काम करेगा। तो ये सब व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। अब इसमें जो है कई तरह के, मतलब पहले तो ये था, ये चार वाला, मतलब बाद में बढ़ई, लोहार, कुम्हार, ये भी एक तरह से जातियां बनी। फिर ये भी जातियां बनी। तो अब जैसे कुम्हार का जो व्यवसाय है, अब उससे उसकी जाति हो गई। अब ये जो उसका व्यवसाय है ये वंशानुगत चलेगा। कुम्हार का बेटा भी कुम्हारगिरी का ही काम करेगा, फिर उसका बेटा कुम्हारगिरी का काम करेगा। तो धीरे धीरे अब ये एक निश्चित एक जाति हो जाती थी। तो इस तरह की जातियां उत्पन्न हुई, भारत में व्यवसाय पर आधारित जातियां उत्पन्न हुई। तो ये जो विशिष्टताएं हैं ये एकदम निर्धारित नियम के अनुसार हैं और हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है उसमें पाया जाता है। हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है उनमें एकदम निश्चित तौर पर बांट दिया गया है और सबके लक्षण, सबके कार्य बताए गए हैं। तो सब ये पूरा का पूरा ये जो व्यवस्था है, आप ये समझ लो एक निर्धारित नियम के अनुसार चलता है। तो सैद्धांतिक तौर पर हम बात करते हैं तो जाति व्यवस्था के सिद्धांत को दो समुच्चय में बांट सकते हैं, यानी इसको हम 2 सेट्स ऑफ प्रिंसिपल में समझ सकते हैं, 2 सेट में। समुच्चय का मतलब सेट, ठीक है, मतलब इसके 2 सेट हैं, 2 सिद्धांत में हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ प्रिंसिपल में समझ सकते हैं। तो एक क्या है कि एक तो भिन्नता और अलगाव पर आधारित है, और दूसरा क्या है, ये दूसरा है संपूर्णता और अधिक्रम पर। मतलब इस जाति व्यवस्था में आपको दो दिख जाता है। तो एक क्या है, एक में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे और एक में आपको टोटालिटी दिखेगी, आपको संपूर्णता दिखेगा। कैसे कि मतलब ये देखा गया निर्धारित नियम में जो जाति व्यवस्था बनी है कि हर जाति दूसरी जाति से एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है, और इसीलिए ये मतलब बिल्कुल कठोरता से ये अलग होती है। तो जैसे इसको किस तरह से किया गया कि एक ब्राह्मण में ही विवाह करेगा और जो उसके जाति भोज होते हैं उसमें उसी के जाति के लोग शामिल होंगे।
और यही बाकी सारी जातियों पर भी लगता है। और इसमें कठोर नियम भी बना दिए गए, जैसे विवाह संबंधी नियम है, तो कठोर नियम भी बना दिए गए कि यही आप इसी जाति के भीतर रहो, इसी जाति के भीतर रहो, वो हर जाति में किया गया। तो बहुत कठोरता से पृथक किया गया कि आप मतलब ना ही विवाह करोगे, ना ही विवाह करोगे और ना ही आप सहभोज करोगे। हाँ, पर भोज में कई बार बाकी लोगों को आप इनवाइट करना चाहते हो तो इनवाइट करो जिनको आपको उचित लगता है, पर आपकी जाति के लोग प्रमुख रूप से उसमें आएंगे। तो इसमें मतलब इसलिए ये सब कठोर बनाए गए थे नियम कि मिश्रित ना हो ये जातियां आपस में मिश्रित ना हो। जैसे हम वर्ण संकर की एक बार समस्या गुप्त काल में आप लोग देखेंगे इतिहास में, तो ये जातियां मिश्रित ना हो, इसके लिए ये बनाया गया। तो इन नियमों में शादी, खान पान, सामाजिक अंतःक्रिया से लेकर व्यवसाय तक के नियम शामिल हैं, जो आपको कठोरता से अलग करते हैं। दो जातियों को कठोरता से अलग करने के लिए ऐसे बहुत सारे ये नियम बनाए गए हैं। पर ये जो अलग अलग जातियां हैं जिनको कठोरता से अलग, एक दूसरे से अलग रखने के लिए नियम बनाए गए हैं, इनका कोई अपना पृथक अस्तित्व भी नहीं है, इनका कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। मतलब ये सब एक दूसरे से संबंधित होकर ही अपना अस्तित्व बना के रख पाती हैं। तो समाज की अगर संपूर्णता में हम देखते हैं तो सभी जातियां शामिल होती हैं। कैसे? तो जैसे देखो, आप मान लो कि एक वैश्य हो, आप एक वैश्य हो, तो आपका घर, आपके घर जो विवाह संस्कार होंगे, विवाह या जो भी इस तरह का कोई भी, तो वो करेगा ब्राह्मण करेगा। और अभी भी देखो शहर में नहीं है, गांव में अभी तक ये चल रहा है। तो आपको एक ब्राह्मण की भी जरूरत पड़ गई, आपको ब्राह्मण की भी जरूरत पड़ी। फिर आपका हजामत कौन बनाएगा? नाई। आपके बर्तन कहां से आएंगे? कुम्हार के यहां से, मिट्टी के कुम्हार के यहां से आएंगे। और जो धातु का है वो लोहार के यहां से आएगा। आपका फर्नीचर कौन बनाएगा? बढ़ई। शादी में जो दोने बनते थे, जो पत्ते के, वो कौन बनाता था? उसको भी बनाने वाला एक जाति होती थी। अलग अलग जगह उसको अलग अलग नाम कहते, पूर्वांचल में बारी कहते थे उसको। तो ये सभी जातियां एक दूसरे पर इसी तरह डिपेंडेंट है। अगर इस तरह का कर्मकांड नहीं कराएगा या इस तरह का कोई भी पूजा पाठ या कुछ नहीं कराएगा, तो फिर ये ब्राह्मण करेगा क्या? कोई हजामत नहीं बनवाएगा तो फिर नाई का कार्य क्या होगा? नाई क्या काम करेगा? तो जैसा कि अब धीरे धीरे टूट रहा है, अब शहर में जो सैलून खुल रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सब जाति से नाई ही हो, बड़े बड़े सैलून खोल रहे हैं। अब धीरे धीरे शहर में टूट रहा है, पर गांव में अभी तक है। और किसी गांव के किसी शादी विवाह में जब आप शामिल होगे तो आपको ये चीज दिख भी जाएगी। तो एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था है ये ऊपर से नीचे जाती है, ऊपर से नीचे, मतलब ऐसे चलती है ये मतलब आप नीचे से ऊपर नहीं जाती, ये ऊपर से नीचे चलती है ये। तो इसको अगर हम लोग लैडर नुमा भी कहते हैं, लैडर लाइक, तो भी हम ऐसे उतरते हैं, ऐसे। तो ये ऐसे चलता है। तो सबसे ऊपर से शुरू होता है और सबसे नीचे खत्म होता है। तो जो सबसे नीचे होता है वो निचली जातियां कही जाती हैं, निचली जातियां। और जैसे जैसे ऊपर हो वो ऊपर की जातियां हैं। तो धार्मिक और कर्मकांडी दृष्टि से जाति की ये जो अधिक्रमित व्यवस्था है, ये पूरी की तरह मतलब किस पर आधारित होती है? तो शुद्धता पर, प्योरिटी पर वो आधारित होती है कि आप शुद्ध जाति से हो या शुद्ध जाति से हो। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि जो लोग युद्धों में पराजित हुए वो अक्सर निम्न जाति की स्थिति उनको मिल गई, जो युद्ध में पराजित हुए। जो भी मैंने आपको बताया कि वो पंचम श्रेणी का, तो जो युद्ध में पराजित हुए उनको निम्न जाति की स्थिति मिली।
और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि जातियां एक दूसरे से सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से ही असमान नहीं है, बल्कि उनसे ये भी अपेक्षित किया जाता है कि वो एक दूसरे की सहयोगी भी होंगी और आपस में कोई कंपटीशन नहीं होगा, यानी बढ़ई और नाई का कोई कंपटीशन नहीं होगा। ये भी इसमें व्यवस्था किया गया था। तो पहले तो इनको कर्मकांडीय दृष्टि से अलग किया गया, कठोरता से अलग किया गया, ठीक है। और फिर जो है इनको एक दूसरे के ऊपर निर्भर बनाया गया। पूरी व्यवस्था में एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भरता कायम की गई, ताकि कोई भी जाति दूसरी जाति से प्रतिस्पर्धा न कर सके, कंपटीशन न कर सके। तो ऐसे इसको किया गया। इसी में जैसे ये एक थिंकर जैसे देखिए सावित्रीबाई फुले हैं, तो ये ज्योतिराव फुले की पत्नी है। अभी जो ज्योतिराव फुले का आपने देखा, तो ये जो है पूरे मतलब जब ज्योतिराव जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, तो ये लड़कियों के लिए लड़ रही थी। कुछ दिन पहले मैंने क्लास में इनके बारे में बताया है। तो सावित्रीबाई फुले देश में बालिकाओं के लिए जो विद्यालय बना, पहले विद्यालय की प्रधान अध्यापिका थी। लड़कियों के लिए जो स्कूल्स बने, उस स्कूल की ये पहली प्रधान अध्यापिका रही और इसको पुणे में स्थापित किया गया था। इन्होंने अपना पूरा जीवन शूद्रों को, ठीक है, शूद्रों और उनको मतलब उनकी सेवा में और उनकी शिक्षा में, ठीक है, उनकी शिक्षा में अपने को अर्पण कर दिया। क्योंकि उस समय स्त्रियों को ही शिक्षा का अधिकार नहीं था, और जो निम्न जाति की स्त्रियां थी उनको तो बिल्कुल ही शिक्षा का अधिकार नहीं था। इन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालयों की शुरुआत की। लड़कियों के लिए तो पढ़ाया ही, किसानों और मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालय की शुरुआत की कि वो रात्रि में पढ़ सके। और ये घूम घूम कर सेवा करती नहीं, सेवा भाव इतना था कि जब प्लेग फैला था महाराष्ट्र में, तो उस दौरान उन प्लेग के मरीजों की देखभाल ये करते करते इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इनका डेडिकेशन था, समर्पण भाव था, सेवा भाव था सावित्रीबाई फुले का। तो पहले तो आपने पहले सेक्शन में देखा कि भारत में जाति व्यवस्था रही कैसी, पारंपरिक जाति व्यवस्था कैसे काम कर रही थी। पर इस जाति व्यवस्था में बदलाव आया, इस जाति व्यवस्था में बदलाव आता है। और वो बदलाव कैसे आता है? जब भारत में कॉलोनियल रूल आता है। तो इस कॉलोनियल रूल के तहत काफी बदलाव आया जाति व्यवस्था में। कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं, कॉलोनियल रूल समझ रहे हो ना, जब भारत में ब्रिटिश शासन रहा, मतलब कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि आज जिसे हम जाति के रूप में जानते हैं, वो प्राचीन भारतीय परंपरा की देन नहीं, बल्कि उपनिवेशवाद की ही देन अधिक है ये। क्योंकि पारंपरिक तौर पर तो जिस तरह से ये व्यवसाय आधारित बांट दिया गया था, और ये भी देखा गया था कि आपस में प्रतिस्पर्धा न हो और सुचारू रूप से सामाजिक व्यवस्था चलता रहे, क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था ने एक तरह से समाज के लिए सांगठनिक आधार पैदा किया था। लेकिन कॉलोनियल रूल में इस जाति व्यवस्था को और जटिल बना दिया गया। वो कैसे? कि जाति के विषय में अब पहले वो लोग जब आए तो भारत में वो तरह तरह के लोग, वर्ग और अलग अलग रिचुअल्स देखते थे। तो नियम कैसे बनाए जाए, क्योंकि नियम उनको बनाना होता था, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना है तो उनको नियम बनाना होता था। तो अब नियम बनाएंगे तभी तो राजस्व भी वसूल कर पाएंगे भाई। उनका सबसे बड़ा उनका इंटरेस्ट होता था आर्थिक। तो जाति के विषय में सूचना एकत्रित करने के लिए उस समय इन लोगों ने जनगणना कराया, भारत में जनगणना कराया। तो जनगणना क्यों कराया? ये देखने के लिए कि भारत में कितने तरह की जातियां हैं, कौन कौन है, इसके लिए।
तो ये जो जनगणना का कार्य है, ये जो जनगणना का कार्य है, सबसे पहले आप देखोगे तो सबसे पहले ये जनगणना का कार्य जो है ये हुआ था आपका मेयो के समय। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में ये जनगणना का काम शुरू होता है। जैसे आपकी बुक में 1860 का दशक दिया हुआ है, 1860 का, लेकिन ये मतलब आप ये मान लो कि ये पहला जनगणना जो है लॉर्ड मेयो ने भारत में 1871 में कराई थी। ठीक है, 1871 में लॉर्ड मेयो ने कराई। पर जब रिपन आए भारत में, आए तो रिपन ने इसको नियमित रूप से शुरू कर दिया। तो 1881 से ये जनगणना नियमित रूप से हर 10 वर्ष बाद ये जनगणना होने लग गई। तो ये जब जनगणना हुआ, उपनिवेशवादी शासन ने जब ये जनगणना कराया, तो इसमें जो है 1901 में जो हर्बर्ट रीसले के निर्देशन में जनगणना हुई, वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, जो 1881 से शुरू हुआ। 1881 से, तो 1881 से हर 10 साल पर हो रहा है। तो इसमें 1901 वाला जो जनगणना है, ये हर्बर्ट रीसले के निर्देशन में हुआ। और ये महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इसमें ये इन लोगों ने जाति के का जो सामाजिक अधिक्रम था, यानी जो कास्ट हेरारकी थी, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयत्न किया इन्होंने, कि किस क्षेत्र में कौन सी जाति ऊंची है, किसका सामाजिक आधार ऊंचा है, किसका सामाजिक आधार नीचा है, ये देखा गया। और उसी के अनुसार जो है ये श्रेणी क्रम में प्रत्येक जाति की स्थिति निर्धारित कर दी गई, फिक्स कर दिया गया इसी समय। इसके पहले अछूत जातियां थी। तो अछूत जातियां किसको कहते थे? अछूत जाति उसको कहते थे जो शौचालय साफ करने का काम करते थे, जो गंदगी साफ अशुद्ध काम करते थे, उनको अछूत मान कह दिया गया। खैर ये एक विचित्र व्यवस्था है, अगर आपकी गंदगी साफ नहीं होगी तो फिर आप साफ कैसे रहोगे? लेकिन ये इस तरह से सबको, तो ऐसे लोगों को समाज के बाहर, गांव के बाहर रहने का जगह दिया गया था। पर इनका जीवन भी चल रहा था इसी तरह। पर जब ये जनगणना के माध्यम से इनकी इस पोजीशन को फिक्स कर दिया गया, इसके पहले तक ये लचीला था। वो जिस दिन ये गंदगी साफ करने वाला काम कई पुश्तों बाद उसने अगर इसको छोड़ दिया, तो फिर वो समाज के बीच में शामिल हो गया। उसके बीच में आकर कई पुश्तों तक अगर उसने इस काम को नहीं किया। पर अब क्या हुआ? इस जनगणना के माध्यम से अब हमेशा के लिए इसको ये मान लिया गया कि ये अनटचेबल कास्ट है, और उसके गांव के बाहर का स्थान फ्रिज कर दिया गया। और अब एक बार जनगणना आरंभ हो गई तो अब एक तरह से फिर ये जाति का इस तरह का जो शुरू हुआ, अब एक नया जीवन प्रारंभ हुआ, जातियों का नया प्रारंभ हुआ। फिर उसी में SC ST आ गया। SC ST ये पूरा कैटेगराइज कर दिया गया। बाकी जो भू राजस्व संबंधी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि अक्सर जो जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि है वो उच्च वर्ग का होता था, तो उनको उच्च वर्ग मान लिया गया। एक तरह से उनके अधिकारों को वैध मान्यता दे दिया गया कि हाँ, आपको ही अधिकार है, एक तरह से ये मान्यता दे दी गई। तो पंजाब की तरह कई क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजनाएं प्रारंभ की गई। उनके साथ साथ कई लोगों को वहां पर बसाने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, सभी प्रयत्नों का अपना एक जातीय आयाम था। जैसे क्या होता था कि इन लोगों ने रोड बनाए, अंग्रेजों ने रोड बनवाए, सड़कें, रेलवे, नहरें, इस तरह का उन्होंने किया। क्यों किया? ये सारे सुधार उन्होंने क्यों किए? तो आपने राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ा है कि ये सारे सुधार उन्होंने इसलिए किए थे क्योंकि उनको भारत से ज्यादा राजस्व चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा राजस्व उनको भारत में चाहिए था। इसके लिए ये सब उन्होंने, राजस्व चाहिए था, अपने तैयार मालों को बेचना था,
पूंजी निवेश करना था, उसके लिए इन लोगों ने ये सब ढांचागत सुधार किए। थैंक यू। वाटर ब्रेक। तो अब जो है ये इन लोगों को, जैसे पंजाब में जब इन्होंने काम शुरू किया, सिंचाई योजनाएं प्रारंभ की, तो वहां पर इनको जरूरत थी लोगों की, तो इन्होंने ये बसावट वाले क्षेत्र से मजदूरों को लेकर के गए। तो इसमें उन लोगों ने जातीय आयाम भी देखा कि किसको कौन सा काम देना है। तो मतलब जो निचली जाति का है उसको नीचे का काम देना है, छोटा काम देना है, जो बड़ी जाति का है उसको बड़ा काम देना है। ये भी किया, लोगों को वहां पे बसाया भी, इन लोगों ने बसाया और उनके हिरार्की के अनुसार बसाया। तो इस तरह से औपनिवेशिक काल के अंतिम दौर में प्रशासन ने, जो दलित शब्द आता है, वो दलित शब्द भी उसी समय आया। धीरे धीरे ये जातियों को तुष्ट करना शुरू किया, इन्होंने जातियों को तुष्ट करना शुरू किया। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भीमराव अंबेडकर लड़े ऐसे लोगों के लिए, तो इसमें इन लोगों ने जो है ऐसी जातियों को, जिनको एकदम निचले क्रम पर उन्होंने खुद ही फ्रीज कर दिया था, पददलित जाति कहा, यानी इनको दलित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लास कहने लग गए और इनके कल्याण में भी अपना रुचि दिखाने लग गए। डिप्रेस्ड क्लास के कल्याण में भी रुचि दिखाने लग गए। जब 1935 का अधिनियम पारित किया गया, तो इन लोगों ने जो है, मतलब जो निर्धारित जातियां थी इनके द्वारा, तो उनके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब अनुसूची बना दी, उनके लिए शेड्यूल बना दी और सभी जातियों को एक तरह से वैध मान्यता प्रदान कर दी। तो इस तरह से भारत में SC और ST जैसी जातियां भारत में आ गई। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने जाति बनाया, जाति पहले से था भारत में। व्यवसाय आधारित जाति थी, व्यवसाय आधारित जाति थी, उसमें कुछ अछूत जातियां भी थीं और अछूत जातियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था, ये भी सही है। लेकिन जाति व्यवस्था जो भयावह रूप अभी ले चुकी है, ये भयावह रूप उस समय नहीं था। और जातिगत वैमनस्य नहीं थे लोगों में, ठीक है, जातिगत वैमनस्य लोगों में नहीं थे। ये धीरे धीरे औपनिवेशिक काल में ही बढ़ा भी है। लेकिन हाँ, जो छुआछूत जैसी जो भावनाएं थी, उसके लिए ऐसे लोग लड़े। तो अभी आपने जैसे देखा, ये ज्योतिराव सावित्रीबाई फुले को देखा, उसी तरह ये नारायण गुरु थे। ये केरल में इनका, एझावा जाति में इनका जन्म हुआ था। केरल के ये श्री नारायण गुरु थे और नारायण गुरु ने एकदम भाईचारे का उपदेश दिया और कहा कि किसी भी जाति में कोई भेद नहीं होना चाहिए, एक जाति एक धर्म होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होना चाहिए। ये अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है और जिससे शोषण हो रहा है लोगों का। अब एक आपने देखा कि भारत में पारंपरिक जाति व्यवस्था कैसी थी, फिर आपने देखा कि औपनिवेशिक काल में जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, और अभी समकालीन फिलहाल जाति व्यवस्था का क्या रूप है, अब आप ये देख रहे हैं। तो डिप्रेस्ड क्लास का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका औपनिवेशिक काल में आ गया। आपने देखा कि डिप्रेस्ड क्लास का ये औपनिवेशिक काल में आ गया और जो अनटचेबल समझी जाने वाली जातियां थी, उनको संगठित करने का जो प्रयत्न उसी समय शुरू हो गया। राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ होने के पहले से ही, मतलब 19वीं सेंचुरी में जब हमारे यहाँ रिफॉर्म मूवमेंट चला, तभी से उसके उत्तरार्ध में ही प्रारंभ हो गए थे, ठीक है। तो राष्ट्रवादी आंदोलन में जो मुखरित ये प्रबल दृष्टिकोण जो थी, ये जाति को एक सामाजिक कुरीति और भारतीयों के बीच फूट डालने की औपनिवेशिक युक्ति मानता था, ठीक है, एक तरह से फूट डालने का एक औपनिवेशिक युक्ति मानता था ये। तो ये उसने इसको और बढ़ाया।
फूट डालो और राज करो। तो जहां जहां पर इसने देखा कि डिफरेंस है, दरार है, तो इसको ये था कि उस दरार को और गहरा करो, और गहरा करो उस दरार को, ये था इनको। और फिर जब आजादी मिली स्वतंत्रता के बाद, ये जो अंतर्विरोध हैं, ये जो जातिगत वैमनस्य वो जो बो कर गए थे, ये वैमनस्य हम लोगों को विरासत में मिले, और ये बाद तक प्रतिबिंबित होते रहे, अभी तक हो रहे हैं। राज्य ने जो विकास कार्यक्रम चलाए, यानी शासन ने जो विकास संबंधी कार्यकलाप किए, निजी उद्योगों की बढ़े, एक तरह से निजी उद्योग बढ़े, इसने आर्थिक परिवर्तन में और तीव्रता और गहनता लाया। तो इसने अप्रत्यक्ष रूप से जाति व्यवस्था को और प्रभावित किया। मतलब इस कहना क्या मतलब ये है कि जो आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, जिसमें निजी उद्योग ज्यादा थे, प्राइवेट इंडस्ट्री ज्यादा थी, इन लोगों ने जाति व्यवस्था को और प्रभावित किया, इसको और तीव्र बना दिया। तो ये आधुनिक उद्योग जो थे, इन्होंने सभी तरह के नए नए रोजगार के अवसर दिए, और कोई जातीय नियम इनके लिए नहीं था। ठीक है, कोई इनके लिए जातिगत नियम नहीं था। किसी भी जाति के हो तुम्हारे अंदर अगर स्किल है तो तुम्हें वो स्किल्ड लेबर मिलेगी, अगर स्किल्ड नहीं है तो तुम एक मजदूर बनोगे। तो वहां से एक तरह से इसने जाति व्यवस्था को ऐसा लगा कि कम हो जाएगा, ऐसा लगा कि जाति व्यवस्था कम हो जाएगा, पर ये कम नहीं हुआ। ठीक है, ये कम नहीं हुआ। ये जो आधुनिकीकरण रहा, ये आधुनिकीकरण से जाति व्यवस्था में जो सबसे बड़ी चीज होती है अंतर्विवाह, कि आप अपनी जाति में ही विवाह करेंगे, ये जो परिपाटी थी, ये अप्रभावित रही। ये अप्रभावित रही कि आप शहर जाकर किसी भी जाति के साथ काम करते हो, कैसे भी काम करते हो, लेकिन आपका जो विवाह होगा वो आपकी अपनी जाति में ही होगा। तो वो अप्रभावित रहा। तो मतलब इस इंडस्ट्री ने इसको चेंज नहीं किया, ये बदलाव नहीं आया। लेकिन हाँ, काम व्यवसाय आधारित जो जाति थी, व्यवसाय वाला, वो एक तरह से इसने तोड़ा, क्योंकि वहां आप किसी भी जाति के हैं, आप एक ही तरह का काम कर रहे हो। और सबसे ये जो परिवर्तन चल रहा था जातियों का, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा राजनीति का। राजनीति ने जाति व्यवस्था को और जटिल बनाया। तो स्वतंत्रता के बाद जो हमारी लोकतांत्रिक राजनीति रही, उसने और गहनता से जाति को प्रभावित किया, और वो जाति आधारित राजनीति। हमारे यहाँ भारत में वोट की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति, इसको क्या कहते हैं, वोट बैंक की राजनीति है भारत में। और इस वोट बैंक की राजनीति के तहत जातिगत ये जो व्यवस्थाएं थी, जो ब्रिटिश शासन में जो SC/ST बन गए थे, जो ये दलित वर्ग की अवधारणा आई, इसको वो और हमारी राजनीति ने इसको और ज्यादा स्थापित कर दिया। आप ये समझ लो, स्थापित कर दिया, क्योंकि अब ये राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक थे, और वो इनके कल्याण के लिए बड़े बड़े योजनाओं की घोषणा करके वो अब इनका वोट लेना चाहते थे। तो ये जो बदलाव हो रहे थे, ये जो चेंजेस हो रहे थे, तो इसको समझने के लिए, आजमाने के लिए हमारे जो समाजशास्त्री मानव विज्ञानियों ने नए नए संकल्पना गढ़े, नई नई बातें की। तो इसमें जो है, इन संकल्पनाओं में जो सबसे अधिक प्रचलित संकल्पनाएं रही, तो एक टर्म रहा संस्कृतिकरण और दूसरा रहा प्रबल जाति। संस्कृतिकरण एंड डोमिनेंट कास्ट, ये दो संकल्पनाएं हैं। और इसको कॉल किसने दिया? एमिन श्रीनिवासन ने। एमिन श्रीनिवास, अभी इनका फोटो दिखाती हूं आपको, लगाया था मैंने, यही है एमिन श्रीनिवास, देखो ये है।
तो इन्होंने ये दो टर्म दिया। जैसे भारत में इस तरह की जो जाति व्यवस्था चल रही थी, इसको समाजशास्त्रियों ने अपने तरीके से समझने की कोशिश की, समाजशास्त्रियों ने, मानव विज्ञानियों ने। तो उसमें आपके एम एन श्रीनिवास हैं। तो एम एन श्रीनिवास ने दो इसमें जो है संकल्पना दी, संस्कृतिकरण का और प्रबल जाति का। अब संस्कृतिकरण है क्या? है क्या संस्कृतिकरण? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा जो है आमतौर पर एक जाति के सदस्य किसी ऊंची जाति के व्यवहारों का, रीति रिवाजों को अपना कर अपनी सामाजिक स्टेटस को, सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि इसमें मैं एक छोटे कास्ट की हूं, एक निचली जाति से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। निचली जाति के लोग वही कहे गए जो गरीब थे, जिनके पास सबसे ज्यादा कम भूमि थी, उनको ही सेवा कार्य में लगाया गया, वही निचली जाति रहे। पर वो मैं अब निचली जाति की हूँ, मैं जिस घर में काम करती रही हूँ बचपन से, मैंने देखा है कि वो डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, फॉर्क और नाइफ का इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा कि उनके यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा भी होती है, उनके यहाँ पर नवरात्रि का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, या उनके यहाँ पर इस मौके पर ऐसा कपड़ा पहना जाता है। तो मैं जब बड़ी हुई तो मेरे पास मैंने जैसे कुछ अच्छा अचीव कर लिया, तो अब खूब पैसा आया मेरे पास। तो अब मेरे पास जब खूब पैसा आया, तो अब मैं भी जो मैंने अपने मालिक के घर में देखा है करते हुए, अब मैं वैसा ही बिहेव करूंगी, वैसा ही करूंगी। तो अब उनके सारे जो है रहन सहन, उनकी रीति रिवाज मैंने करना शुरू कर दिया। तो जैसे देखो, यज्ञोपवीत धारण करना, ये यज्ञोपवीत धारण करना जनेऊ जिसे कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जनेऊ। तो ये एक सामाजिक विशेषाधिकार था, जो सिर्फ सवर्ण, जो द्विज कही जाने वाली जातियां इसको धारण करती थी। लेकिन अब जो है ये यज्ञोपवीत वो भी धारण करने लगे हैं जिनको विशेषाधिकार नहीं था, और वो धारण करके उनको ये एहसास होता है कि मैं भी अब तुम्हारे बराबर हो गया हूं। तो जैसे निम्न जाति के लोग अब इसको धारण करने लग गए हैं, पहले इसके लिए कठोर दंड था, पर अब वो भी पहनने लग गए हैं। वो पहले नवरात्रि का त्योहार नहीं मनाते थे, त्योहार के मौके पर वो अपनी जजमान के घर जाकर उनके त्योहार में शामिल होकर अपना खाना लेकर आते थे, पर अब वो त्योहार मनाने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि वो सक्षम है बनाने में, और उनको ये एक तरह से उनका एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि मिलती है कि अब मैं भी तुम्हारे बराबर हो गया। तो ये मतलब एक तरह से एक अवज्ञापूर्ण दावा है, क्योंकि तुमने मेरा शोषण किया, आज मैं तुम्हारी तरह रह रहा हूं। ये निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का चाटुकारी पूर्ण अनुकरण है, नहीं है। ये मतलब इसको हम कहते हैं कि इसमें एक ये तर्क शामिल है, लोग संस्कृतिकरण का की आलोचना करते हैं एम श्रीनिवासन का, कि धीरे धीरे आप अपना ऐसी सामाजिक परिस्थिति को ऊपर उठाते हो, अपनी स्टेटस को ऊपर कर लेते हो। पर ऐसा करना मतलब ऐसे इसके लिए विद्वान ये कहते हैं, आलोचना कभी करते हैं इसका, और ये कहते हैं कि ये एक अवज्ञापूर्ण दावा हो सकता है, न कि निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का चाटुकारीपूर्ण अनुकरण। तो इसको इन्होंने, एम एस श्रीनिवासन ने चाटुकारीपूर्ण अनुकरण ही कहा है। मतलब उनको जैसे एक निचली जाति का व्यक्ति उच्च जाति की तरह व्यवहार करके वो अब अपने को उच्च जाति की तरह समझने लग जाता है। तो इसका मतलब कि उच्च जाति की जो रहन सहन, रीति रिवाज थे, वो उसको प्रभावित करते थे, और वैसा करके अब उसको आत्मसंतुष्टि मिल रही है। पर ज्यादातर जो बाकी समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है, और उन्होंने कहा कि एक अवज्ञापूर्ण दावा है उनका। मैं भी इससे सहमत हूं।
इसी में उन्होंने एक प्रबल जाति कहा, डोमिनेंट कास्ट। तो डोमिनेंट कास्ट का मतलब यह है कि जैसे किसी एक क्षेत्र में कोई एक जाति रहती है जिसकी जनसंख्या काफी बड़ी है, किसी विशेष क्षेत्र में उस पर्टिकुलर जाति की जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो वो अब उस क्षेत्र की प्रबल जाति है, उस क्षेत्र में वो प्रबल जाति है, क्योंकि उस क्षेत्र में उसकी जनसंख्या बड़ी है। तो भूमि के अधिकार भी उसी को प्रदान किए गए, भूमि के अधिकार भी उसको प्रदान किए गए। और अंग्रेजों के समय में तो मिला ही, स्वतंत्रता के बाद भी आंशिक भूमि सुधार हुए, उसके बाद भी भूमि के अधिकार प्रदान किए गए थे। तो ये जो प्रबल जातियां हैं, इसमें जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं यादव, जबकि कहने को ये द्विज नहीं थे, द्विज श्रेणी से नहीं थे, लेकिन वहां पर इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। तो क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, तो ये अब उस क्षेत्र के प्रबल जाति हैं। कर्नाटक के वोकलिग, आंध्र प्रदेश में रेड्डी और खम्मा, महाराष्ट्र के मराठे हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें जाट हैं, और गुजरात के पाटीदार। ये क्योंकि इस क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अब इस क्षेत्र में ये प्रबल जाति है, और इस क्षेत्र की पूरी भूमि भी इसी जाति के हाथ में है। ठीक है, तो ये प्रबल जाति कहेंगे। तो ऐसी प्रबल जातियां हैं, अभी भी हैं ऐसी प्रबल जातियां। तो हमारा जो अभी जो समकालीन दौर है, इसमें जाति व्यवस्था में मतलब बहुत सारे विरोधाभासी परिवर्तन हुए हैं। अब जैसे उच्च जाति व्यवस्था, उच्च जातियां, नगरीय मध्यम, उच्च वर्गों के लिए जो है, मतलब एक तरह से क्या है कि ये अदृश्य होती जा रही है। मतलब एक परिवर्तन ये है कि मतलब आप ये समझ लो कि जो है शहर में, ये शहर में ज्यादा देखा जा रहा है, शहर में ज्यादा देखा जा रहा है ये कि अब शहर में जो उच्च जातियों में उच्च जो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे देखो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान ने गौरी से शादी किया है, जो कि वो एक हिंदू है। तो वहां पर कोई समस्या नहीं है। मलाइका अरोड़ा ने सलमान खान के भाई से शादी किया था, वो दो, एक हिंदू और मुस्लिम थे। तो वहां पर जब ऐसी शादियां होती हैं, तलाक भी होता है, और वहां पर शादी खूब आराम से हो जाती है। वहां पर लव जिहाद जैसा मसला नहीं आता। इंडस्ट्री में या हाई क्लास में लव जिहाद का मसला नहीं आता है, वहां पर हो रही हैं ऐसी शादियां। तो वहां पर ये इस तरह का मसला ही नहीं है कि आप किस जाति से हो, किस संप्रदाय से हो। दो लोग अच्छे लगे, दो लोगों ने आपस में विवाह कर लिया। इसी तरह से खान पान में भी हो रहा है कि आप किस पद पर हो और मैं किस पद पर हूं। अगर दो लोग समान पद पर हैं, तो ये यहाँ पर ये पद महत्वपूर्ण है, न कि ये किस जाति से हैं, ये किस जाति से हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं। तो मान लो कि ये बनिया है, ये बनिया है और ये नाई है, या फिर ये नाई है, ये ब्राह्मण है। अब यहां पर ये अदृश्य क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी डीएम है और ये भी डीएम है, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। अब ये मैटर करता है। तो अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक मतलब एक जैसे नगरीय मध्यम और उच्च वर्गों में ये अब अदृश्य होता जा रहा है। नगरीय मध्यम वर्ग में और उच्च वर्ग में ये अदृश्य होता जा रहा है जाति व्यवस्था, यानी उच्च जातियों में ये जाति व्यवस्था अदृश्य हो रहा है। अब वो नहीं मान रहे इस चीज को, और ना अपनी जाति को दिखाने में अब उनको कोई दिलचस्पी है। लेकिन जो अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग है, उनके साथ अब विपरीत स्थिति आई है, जहां पर अब उच्च वर्ग, जैसे यहां पर मान लो कि ये ब्राह्मण है,
अब इनको कोई समस्या नहीं है कि ये नाई है, उनको अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भाई चलो ठीक है, तो अब ये पद देख रहे हैं, अब ये पद देख रहे हैं, तो अब इनको उनके साथ खान पान करने में कोई वो नहीं है। और अब इनको ये दिखाकर कि मैं ब्राह्मण हूं, इनको कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, ये उसके सामने शो ऑफ करके। लेकिन जो नाई है वो अब अपना जाति पहचान नहीं छोड़ेगा, उनके साथ तो बराबर का व्यवहार करेगा, लेकिन वो अपना जातिगत पहचान नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इनके लिए अब जाति के नाम पर अब इनको जो है संरक्षण मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। तो अब ये अपना जातिगत पहचान खोने को अब तैयार नहीं है, बल्कि अब इनके लिए जाति और अधिक सुदृश्य हो गई है। जहां उच्च जातियों में ये अब अदृश्य होती जा रही है, अब ये निचली जातियों में और ये सुदृश्य हो गई है और सुदृढ़ हो गई है। क्यों? क्योंकि इनको तो विरासत में कोई शैक्षिक सामाजिक पूंजी मिली नहीं, और पहले से स्थापित जो उच्च जाति समूह है उनके साथ इनको प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ रहा है, और प्रतिस्पर्धा में जब उतर रहे तो अब इनको सरकार को संरक्षण दे रही है, तो अब ये अपनी जातीय पहचान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते अपनी जातीय पहचान को। तो ये देखो, यही है एम.एन. श्रीनिवास, और ये भारत के बहुत अग्रणी समाजशास्त्री और सामाजिक मानव विज्ञानी हैं, और इन्होंने जाति व्यवस्था पर ही काम किया, जाति व्यवस्था पर ही। और इनका जो संस्कृतिकरण और प्रबल जाति जैसा जो ये है, ये इस शब्दों के लिए, ये दो जो इन्होंने टर्म दिया उसके लिए ये जाने जाते हैं। इनकी किताब का नाम है द रिमेम्बर्ड विलेज। द रिमेम्बर्ड विलेज सामाजिक मानव विज्ञान में जो है गांव में किए गए सबसे अध्ययनों में से इनका एक है। इन्होंने गांव में ये अध्ययन किया था, गांव में जाकर के। अब बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की, जनजातीय समुदायों की। तो ये जो जनजातीय जो शब्द है ये एक आधुनिक शब्द है, और ये ऐसे समुदायों के लिए प्रयुक्त होता है जो बहुत पुराने हैं, मतलब जो बहुत आदिम काल से जो रहते आए हैं, मतलब इस महाद्वीप के सबसे पुराने अधिवासी हैं। इसी शब्द से आदिवासी निकला है, आदिवासी यानी आदिकाल से रह रहे हैं। लेकिन इन्होंने जैसे जो ब्राह्मणीय जो धर्म ग्रंथ थे, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, उसमें जो नियम बनाए गए उन नियमों का पालन नहीं करते। ये उस व्यवस्था को इन्होंने नहीं माना जो बाद में वैदिक व्यवस्था के तहत स्थापित हुई। तो इनका कोई उस तरह से कोई मतलब ना राज्य रहा, ना कोई राजनीतिक संगठन, कोई राज्य नहीं रहा, कोई राजनीतिक संगठन नहीं रहा, क्योंकि ब्राह्मणीय व्यवस्था नहीं माना, तो इनके भीतर कोई जाति व्यवस्था भी नहीं बनी। ये वर्ण व्यवस्था में नहीं, मतलब न वर्ग में बटे थे, कोई वर्ग उच्च, इनमें कोई ऊंच नीच नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है। ना ये हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना किसान थे, ठीक है। तो ये मतलब अपने अपने बनाए प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलते हैं, उन्हीं को आदिवासी कहा गया। तो ये जो जनजातीय समाज है इसका दो तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक है आपका अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है परमानेंट ट्रेट्स। दो तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है, अर्जित विशेषक और अस्थायी विशेषक। तो आपको मैं बताती हूँ ये क्या क्या है। जैसे अस्थायी विशेषक क्या है, परमानेंट ट्रेट्स के आधार पर जो ट्राइबल्स हैं। तो ये जो अस्थायी विशेषक में ये मतलब इनका क्या है कि जैसे किसी विशेष क्षेत्र में विशेष शारीरिक बनावट वाले लोग, एक अलग भाषा वाले लोग, एक अलग तरह के जो है खान पान वाले लोग रहते हैं। एक तरह से उनका वो पूरा पारिस्थितिक आवास है कि वो हमेशा से उस क्षेत्र में रहे, उसी क्षेत्र में रहे, और उनके अपनी एक ये सारे अपने शारीरिक गुण हैं, व्यवहारिक गुण हैं। तो उनको माना गया कि वो उस क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। कई बार आपने जैसे मीजो जनजाति, मीजो पहाड़ के नाम पर उनका नाम पड़ गया है। तो ऐसी बहुत सारी आपको जनजातियां मिलेंगी। तो ऐसी जनजातियां भारत में ज्यादा हैं, लगभग 85%
जनजातीय जनसंख्या का लगभग 85% जो जनजाति है वो मध्य भारत में रहती हैं। मध्य भारत में पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक ये फैला हुआ है बेल्ट। और इसका जो पूरा सेंट्रल पार्ट है जो कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है, ये जो है मतलब एक तरह से हृदय स्थल में है। ये मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग स्थित हैं जहां पर इस तरह की आपको जनजातियां मिलती हैं। बाकी 85% तो ये हो गए। बाकी जनजातीय संख्या का 15% में से 11% पूर्वोत्तर में रहते हैं और 3% से थोड़े से कम शेष भारत में है, थोड़े से अधिक शेष भारत में है। तो ये जनजातीय डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका। तो पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी आबादी घनी है, सबसे ज्यादा है ये मध्य भारत में, पर पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी आबादी घनी है। तो वहां पर असम को छोड़कर सभी राज्यों में उनका घनत्व 30% से अधिक है। तो वहां पर एक तो होता है कि संख्या में कहां पर है, तो संख्या में तो मध्य भारत में है, स्पेशली मध्य प्रदेश में। और एक है कि संख्या में तो यहां पर ज्यादा है, पर पूर्वोत्तर में क्या है कि पूर्वोत्तर में ये बसावट इनकी बसावट ज्यादा है। तो यानी उस क्षेत्र में सिर्फ जनजातियां ही रहती हैं, इस तरह से डेंसिटी ज्यादा है। तो सभी राज्यों में इनका जो घनत्व, जनसंख्या घनत्व है वो 30% से अधिक है। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ऐसे कुछ राज्यों में जनजातीय आबादी 60% से अधिक है। मतलब वहां के टोटल आबादी का डेंसिटी, मतलब टोटल आबादी का कि इतना परसेंट जनजाति ही है। तो 60% से अधिक और 95% तक है ये जनजातीय आबादी। पर बाकी शेष भागों में जनजातीय जनसंख्या छोटी है। मतलब उड़ीसा और मध्य प्रदेश को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 12% से कम है। 12% से कम है। और इनकी पारिस्थितिक आवासों में पहाड़ियां, वन, ग्रामीण मैदान और नगरीय औद्योगिक इलाके भी शामिल हैं। इनके पास नगरीय औद्योगिक इलाके में मतलब जहां पर कुछ ऐसी जनजातियां जो लेबर का काम करती हैं, तो वो करके वहीं पर अपना झुग्गी बना के रहती है। तो औद्योगिक इलाके हैं। भाषा की दृष्टि से देखते हैं अगर, तो इन जनजातियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इनकी स्थायी जनजातियों की। तो इसमें 2 श्रेणियां हैं भाषा के आधार पर। अभी हमने क्षेत्र विशेष के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन देखा, भाषा के आधार पर देखते हैं तो भारतीय आर्य और द्रविड़ परिवार, ठीक है। 2 श्रेणियों में जनजाति, मतलब भाषा की दृष्टि से जनजातियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसमें से जो 2 श्रेणियां हैं, इंडो आर्यन और द्रविडियन, इनकी मतलब भाषाएं भारतीय जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, शेष भारतीय जनसंख्या द्वारा। पर जो जनजातियों में से लगभग 1% लोग ही, सिर्फ 1% लोग आर्य परिवार की भाषाएं बोलते हैं और 3% द्रविड़ भाषा परिवार का बोलते हैं। बाकी जो बोलते हैं वो कौन सा बोलते हैं, वो बोलते हैं ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बर्मन। भारत में देखो, भारत में कुल जो है ये आपका मुख्य चार भाषा परिवार ही है, मुख्य 4 भाषा परिवार, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बर्मन। तो जो आर्यन है वो तो 1% केवल बोलते हैं, जनजाति बोलते ही नहीं आर्यन, सिर्फ 1% जनजाति जो आर्यन बोलते हैं। द्रविडियन भी सिर्फ 3% ही है। तो जो ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बर्मन है वो जनजातियों के द्वारा प्राथमिक रूप से ये बोली जाती है। तो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं मतलब ये जो जनजातीय लोगों द्वारा जो बोली जाती है पूर्ण रूप से जनजातीय लोगों द्वारा, और तिब्बती बर्मा परिवार जो है 80% से अधिक जनजातियां बोली जाती है। मतलब पूरी जनजातियों में ये ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बर्मन ही 2 भाषाएं वो बोलते हैं, जिसमें तिब्बतो बर्मन परिवार, तिब्बतो बर्मन जो भाषा है वो लगभग 80% से अधिक जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं और बाकी ऑस्ट्रिक बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो शारीरिक प्रजातीय दृष्टि से जनजातियों को बांटा जाता है निग्रिटो,
ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड, द्रविडियन और आर्य, इन श्रेणियों में बांटा जाता है। इसमें निग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड ज्यादा है, द्रविड़ आर्य कम है। तो भारत की जनसंख्या का शेष भाग भी द्रविड़ और आर्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पूरा, जैसे पूरे भारत की जनसंख्या को देखोगे तो आर्यन और द्रविडियन बटे जाते, तो उत्तर भारत वाले आर्यन कहे जाते हैं, दक्षिण वाले द्रविडियन कहे जाते हैं। जनसंख्या के आकार और दृष्टि से देखते हैं तो जनजातियों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। तो सबसे बड़ी जनजाति की जनसंख्या लगभग 70 लाख है, और सबसे छोटी जनजाति जो मतलब अंडमान द्वीप पे जो रहते हैं वहां पर 100 से भी कम है। तो सबसे बड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं? गोंड, भील, संथाल, ओरांव, मीना, बोडो, मुंडा। इनमें सभी जनजातियों की कम से कम 10-10 लाख इनकी है। तो ये आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये गोंड जो है आपके मध्य प्रदेश में होते हैं, मध्य प्रदेश में है, ज्यादा संख्या में मध्य प्रदेश में है। ये जो है भील भी मध्य प्रदेश में है। संथाल आपके झारखंड में है, संथाल, ओरांव, मीना आपको राजस्थान में ज्यादा पाए जाते हैं। बोडो आपका असम में हो गए, मुंडा झारखंड में है आपके। बाकी थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये इनका ज्यादा है। अर्जित विशेषक की अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्जित अक्वायर्ड, जो अक्वायर्ड मतलब जनजातियां हैं, तो इसका 2 मुख्य कसौटी माना गया कि हिंदू समाज में इनका कितना समावेश है, किस सीमा तक है, और दोनों के सम्मिश्रण पर ये कितने आधारित हैं। तो उनको अर्जित विशेषक कहा गया। तो अर्जित विशेषक का मेन ये होता है कि ये अपने कार्य के आधार पर इन जनजातियों को कैटेगराइज किया गया। जैसे आपने स्थायी विशेषक में देखा कि वो एक विशेष क्षेत्र में ही रहते हैं और उनका अपना एक शारीरिक बनावट है, एक अलग शारीरिक बनावट है और अलग तरह के उनके रीति रिवाज हैं। तो इनमें मतलब मेन विशेष शारीरिक बनावट, उस क्षेत्र विशेष में उनकी जनसंख्या और एक विशेष तरीके के शारीरिक बनावट के आधार पर बांटा गया उनको। और अर्जित विशेषक में उनके कार्य को देखा गया, उनके आजीविका के आधार को देखा गया, और वो हिंदू समाज में कितने शामिल हैं हिंदू समाज में, उनका कितना समावेशन है, और अगर है तो दोनों का सम्मिश्रण कितना हुआ है। तो इसमें जैसे देखिए इसमें जो जनजाति मछुआरे, खाद्य संग्राहक, आखेटक, झूम खेती करने वाले, कृषक, जो बागानों में काम करते हैं, जो औद्योगिक कामगार हैं, वो जनजातियां हैं। तो कार्य के आधार पर ये जनजाति बांटे गए, आजीविका के आधार पर। तो उसमें कुछ मछुआरे हैं, कुछ अभी भी फूड गैदरर्स हैं, खाद्य संग्राह के, जैसे आपने पढ़ा पाषाण काल में थे, कुछ आखेटक हैं, शिकारी हैं, कुछ झूम खेती करते हैं, कुछ बागानों में काम करते हैं, और कुछ औद्योगिक मजदूर हैं। तो ये अर्जित विशेषक हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का चैप्टर 3 था ये, और चैप्टर 3 आपका जो है कास्ट सिस्टम पर था ये। तो चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास चैप्टर 4 की रहेगी, अब मैं जल्दी लूंगी उसकी। तो 10 दिसंबर से इतिहास का नया बैच शुरू हो गया है, ज़्यादा नहीं निकला है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ऑल्टरनेट क्लासेस चली हैं। समाजशास्त्र का बैच ये पूरा एनसीईआरटी तो पूरा कंप्लीट है, वहां पर एक बैच कंप्लीट है, एक फ्रेश बैच शुरू हो रहा है। जीएस बैच सभी के लिए चल रहा है, फॉर ऑल पेपर जीएस बैच चल रहा है। एनसीईआरटी से मतलब जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो एनसीईआरटी से शुरू करके, ठीक है, एनसीईआरटी से शुरू करके और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड बुक्स को आधार बनाकर, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स को आधार बनाकर, और मतलब मेन की स्टैंडर्ड बुक्स जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं वही बेस रहेगा, पर मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के पढ़ेंगे और फैक्ट्स भी नोट करेंगे। तो चैप्टर पढ़ते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ।
तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी मैं करवा रही हूँ एक ही साथ। तो हिस्ट्री सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच पढ़ने के लिए रिंकू लाइव यूज कीजिए। रिंकू लाइव कोड के साथ आप आइए और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।